हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंडिविजुअल बैंकिंग एंड टेक्नोलॉजी। और आज हम बात करने जा रहे हैं अपने प्रोफाइल वाइज सेगमेंट पे, जिसमें हम बात करेंगे सिविल कॉन्ट्रैक्टर प्रोफाइल की। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, सिविल कॉन्ट्रैक्टर प्रोफाइल एक नेगेटिव प्रोफाइल माना जाता है अक्रॉस द इंडस्ट्री, बिकॉज इसमें जो पेमेंट स्टेबिलिटी है वो काफ़ी डिफिकल्ट रहती है और काफ़ी अनफ्लैक्चुएशंस रहती हैं। तो ये ज़्यादातर कंपनीज में जो है क्वेश्चन प्रोफाइल के अंदर या फिर नेगेटिव प्रोफाइल के अंदर इस प्रोफाइल को रखा जाता है। बट स्टिल कंपनी जो है इस प्रोफाइल को करती है, बिकॉज यहाँ पे जो पेमेंट्स हैं काफ़ी बोल्ड बुलेट पेमेंट्स काफ़ी मोटी होती हैं। तो चलिए हम इस प्रोफाइल को समझते हैं कि ये प्रोफाइल क्या है, और जब भी हम इसे फंड करने जा रहे हैं तो क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ों को देखना है, इसकी पीढ़ी के दौरान हमें किस किस चीज़ों पर फोकस रखना है, और जब हम इसकी वो फंड करने जा रहे हैं तो किन बातों को हमें मद्देनजर रखना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट जो हमें इसमें चेक करना है वो है इसका बिजनेस टीपीसी कंफर्मेशन। तो बिजनेस टीपीसी कंफर्मेशन में, जैसे मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि आपको बिजनेस टीपीसी कंफर्मेशन जो उसके नियर बाय नेबर्स हैं वहाँ पे टीपीसी कंफर्मेशन करना है। तो वहाँ से आपको पता करना है कि बिजनेस जो है वो कौन रन कर रहा है, उसका ऑनरशिप किसके नाम पे है। ऑनरशिप वेरीफाई होने के बाद आप ये देखिए कि उनसे पूछिए कि इनका बिजनेस कैसा चल रहा है, कितने लेबर्स वहाँ पे आ रहे हैं, कितने वर्कर्स काम करते हैं, और संडे को बंद रहता है या संडे को खुला रहता है, कितने दिन काम चलता है, और कैसा गाड़ी वगैरह लोडिंग वगैरह के लिए गाड़ी आती है नहीं आती है। ये सब चीज़ें आप वहाँ पे कंफर्म करेंगे तो आपको वहाँ के बिजनेस के बारे में काफ़ी आइडिया लग जाएगा, जो कि उनके नेबर्स को पता है। साथ ही साथ आप उसके जो ऑनर है, जो भी आपका कस्टमर है, उसका सोशल प्रोफाइल कैसा है, कस्टमर का बिहेवियर कैसा है वो भी आपको पता चल जाएगा। कस्टमर सोशली कैसा बिहेव करता है वो भी पता चल जाएगा। अगर कोई बैंकर्स कलेक्शंस के लिए आ रहे हैं तो भी आपको वहाँ से आइडिया लग सकता है। तो चलिए, टीपीसी कंफर्मेशन अगर आपका पॉजिटिव आता है तो उसके बाद आपको इसमें क्या वेरीफाई करना है। देन आपको उसके बिजनेस का मॉडल समझना है। जब आप ऑनर से मिलते हैं तो ऑनर से आप बात कीजिए, उससे समझिए कि उनका बिजनेस मॉडल क्या है। बिजनेस मॉडल को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसा हो सकता है कि बिजनेस जो मॉडल है वो डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन का है, मतलब आपको टेंडर मिलते हैं, आप टेंडर के बेसिस पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं, टेंडर को के हिसाब से उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं, या फिर वो जो टेंडर है वो किसी और को मिले हुए हैं, उसने आपको ये टेंडर सबलेट कर दिए बेसिकली आपको वो टेंडर करने के लिए दे दिया। बीच में मार्जिन वहाँ पे वो अर्न कर रहा है। तो जो पेमेंट है वो पेमेंट इसमें काफ़ी डिफिकल्ट रहती है। जैसे मैं आपको समझाऊं कि जैसे मान लो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने वो कोई टेंडर निकाला, वो टेंडर आपको एबीसी को उन्होंने वो टेंडर दे दिया। फॉर एग्जांपल रोड बनाने का टेंडर है, रोड बनाने का टेंडर इन्होंने गवर्नमेंट ने एबीसी को दे दिया। एबीसी ने क्या किया कि एक्स वाई जेड को ये टेंडर सबलेट कर दिया। अब गवर्नमेंट से एबीसी ने लिया 500 करोड़ में, कि 500 करोड़ का टर्नओवर है या 5 करोड़ का टर्नओवर है, फॉर एग्जांपल इसको इजी कर लेते हैं, 5 करोड़ का टर्नओवर है, और गवर्नमेंट ने इसको रोड बनाने का 5 करोड़ का टर्नओवर टेंडर इनको दे दिया एबीसी को। अब एबीसी ने इसी टेंडर को एक्स वाई जेड को ऑफर कर दिया 3 करोड़ में या 3.5 करोड़ में, कि भैया 3.5 करोड़ में आप मेरे को ऐसा रोड बना के दे दीजिए जो कि मैंने आपके साथ एग्रीमेंट किया है। तो अब जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जो पेमेंट है वो देगी एबीसी को। वो भी गवर्नमेंट तब देगी जब वो देखेगी कि रोड जो है उसके जो बताए हुए मैट्रिक्स के हिसाब से, बताए हुए स्पेसिफिक जो रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से बनी है या नहीं बनी है। तो जब ये अप्रूव करेगी इस रोड को, तो ये पेमेंट देगी एबीसी को और एबीसी पेमेंट देगा एक्स वाई जेड को। तो यहाँ पे काफ़ी जो चांसेस होते हैं पेमेंट होल्ड होने के, क्योंकि कई बार गवर्नमेंट जो है पेमेंट होल्ड कर लेती है, या जिससे उन्होंने सबमिट किया है वो टेंडर ओनर जो है वो उसे होल्ड कर लेता है। तो इसलिए आपको बहुत अच्छे से समझना है कि बिजनेस मॉडल है क्या। बिजनेस मॉडल डायरेक्ट का है या किसी थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट्स का है। ठीक है, जब आप इस चीज़ को अच्छे से वेरीफाई कर लें उसके बाद आप देखिए कि उसमें पाइपलाइन जो उनका प्रीवियस हिस्ट्री रहा है वो कैसा है। प्रीवियस हिस्ट्री से बेसिकली आपको ये दिख रहा है कि जो उनके करंट में जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में कितने हैं, और कितने प्रोजेक्ट्स उन्होंने बैकवर्ड में कंप्लीट किए हैं, और कितने ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कि बैकलॉग चल रहे हैं, मतलब उनका टाइमलाइन जो है वो एक्सपायर हो गया है बट स्टिल वो कंप्लीट नहीं हुआ है। और अगर कंप्लीट नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है, इसका भी रीज़न आपको जानना है। क्या फंडिंग की इशू है, या क्वालिटी का इशू है, या मैन पावर का इशू है। तो ये आपको वहां से समझना है कि आपके जो कस्टमर है, जो सिविल कॉन्ट्रैक्टर है, उसने पास्ट में कितने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं। पास्ट के कितने प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं उससे आपको उसके विंटेज और एक्सपीरियंस का पता चलेगा। पाइपलाइन में कितने प्रोजेक्ट्स पड़े हैं, पाइपलाइन में अगर प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, नंबर ऑफ क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा है, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा क्या उनके पास उतनी सफिशिएंट फंड्स अवेलेबल हैं उस पाइपलाइन को प्रोजेक्ट को खत्म करने के लिए। मैन पावर उतनी उन्होंने हायर कर रखी है,
तो ये सब आपको देखना है, पाइपलाइन में कितने प्रोजेक्ट्स हैं, बैकलॉग प्रोजेक्ट्स कितने हैं। बैकलॉग प्रोजेक्ट्स भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि बैकलॉग प्रोजेक्ट्स अगर जीरो है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्टर है वो टाइमलाइन के दौरान ही अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर देता है और कोई बैकलॉग प्रोजेक्ट नहीं रहता है। तो इससे आपको उसके जो टाइमली डिलीवरी है उसके बारे में पता चलेगा। और कंस्ट्रक्शन लाइन में टाइमली डिलीवरी का अपना ही एक अलग मीनिंग है। अगर आपके जो डेवलपर हैं वो टाइम से उसे डिलीवर कर पा रहे हैं तो उसका जो ब्रांडिंग है काफ़ी अच्छी हो जाती है और गवर्नमेंट भी उसे कॉन्ट्रैक्ट देने में पीछे नहीं हटती। तो इसलिए आपको ये देखना है कि उनका पाइपलाइन क्या है, बैकलॉग क्या है और पास्ट में कितने प्रोजेक्ट उन्होंने कंप्लीट किए हैं। इससे आपको उसके प्रोजेक्ट कंप्लीट करने की कैपेसिटी और उसके एक्सपीरियंस के बारे में काफ़ी नॉलेज मिल जाएगी। चलिए इसके आगे हमें क्या देखना है, इसके आगे आपको ये चेक करना है कि जो पेमेंट टर्म्स है वो पेमेंट टर्म्स कैसे हैं। अब पेमेंट टर्म्स जैसे जैसे हमने आपसे बात करी कि अगर वो थर्ड पार्टी रोल पे हैं, थर्ड पार्टी सबलेट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उनकी पेमेंट जो है वो मेन कॉन्ट्रैक्टर के हिसाब से डिफाइन होगी। और अगर उनके डायरेक्ट पेमेंट आती है तो वो डायरेक्ट उनको पेमेंट आएगी। अब पेमेंट के टर्म्स भी अलग अलग होते हैं। जैसे एक हो गया आपका माइलस्टोन पेमेंट। माइलस्टोन पेमेंट क्या होता है, जैसे जैसे बनता जाएगा वैसे वैसे पेमेंट मिलती जाएगी। एक होता है रिटेनेज। रिटेनेज पेमेंट, रिटेनेज पेमेंट बेसिकली क्या है कि जैसे आपने मान लो 50%, 20% टास्क किया तो आपको 1 करोड़ की पेमेंट होनी थी। 1 करोड़ की ना करके उन्होंने 80 लाख की पेमेंट करी, 20 लाख अपने पास रिजर्व रख लिए। फिर आपकी 50% पे कंस्ट्रक्शन स्टेज पे आपको 2 करोड़ की पेमेंट होनी थी, बट 2 करोड़ की जगह पे उन्होंने आपको 1.5 करोड़ की पेमेंट की थी, बाकी 50 लाख अपने पास रिजर्व रख लिए। तो किस टाइप की पेमेंट टर्म्स हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से वो भी आपको देखना है। क्योंकि ज़्यादा अगर उनकी पेमेंट है वो होल्ड रहती है तो कहीं ना कहीं वो कैश जो है, कैश फ्लो जो है वो कम आएगा और उनके कैश क्रंचेस होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। तो इसलिए आपको पेमेंट टर्म्स भी वहाँ पे अच्छे से चेक करना है। आप उनके वर्क ऑर्डर की कॉपी लीजिए। इसमें वर्क ऑर्डर की कॉपी मिलती है, जो कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी है वो आप लीजिए उनसे। और उसमें उस क्लॉजेस को अच्छे से पढ़िए। क्लॉजेस उसमें काफ़ी सारे लिखे रहते हैं जो आपको आपके जो फंडिंग्स है उस पर काफ़ी इम्पेक्ट डाल सकते हैं। तो इसलिए आप वर्क ऑर्डर की कॉपी लेके उसको अच्छे से स्टडी कीजिए, उसको गो थ्रू कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें हमें जो देखना है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की कैपेसिटी क्या है, उनकी कैपेबिलिटी क्या है उस प्रोजेक्ट को मैनेज करने की। जब आप ऑलरेडी ये देख चुके होंगे कि पास्ट में कितने प्रोजेक्ट उन्होंने कंप्लीट किए हैं, ठीक है, पाइपलाइन में क्या प्रोजेक्ट्स हैं उनके, और जो बैकलॉग है वो क्या है, इन तीनों से आपको उनकी कैपेबिलिटी पता चल जाएगी कि प्रीवियस हिस्ट्री क्या रही है और उनकी क्या कैपेसिटी है। साथ ही साथ आपको ये देखना है कि की पर्सनल जो है, जो उसके प्रमोटर है, बेसिकली जो मेन डायरेक्टर है, प्रमोटर है, जो की होल्डर पर्सन है उस कंपनी में, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है। क्या वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, क्या वो कंस्ट्रक्शन लाइन से हैं, उनका एक्सपीरियंस क्या है, वो कितने टाइम से इस टाइप के प्रोजेक्ट बिजनेस में इन्वॉल्व हैं और कितने प्रोजेक्ट उन्होंने ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर दिए हैं। साथ ही साथ आपको ये देखना है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम से बेसिकली आपको ये असेस करना है कि असेस द कॉन्ट्रैक्टर्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम एंड प्रोग्रेस, इंक्लूडिंग बजटिंग, शेड्यूलिंग एंड रिसोर्स एलोकेशन। कि उनके पास कितना फंडिंग बजटिंग है, कितने उनके पास रिसोर्सेस है और उनका रिसोर्सेस का एलोकेशन कैसे हो रखा है, ये सारी आपको देखना है यहाँ पे। साथ ही साथ शेड्यूलिंग से मतलब ये है कि कहाँ पे क्या चीज़ किस फ्लो में जाएगी, वो फ्लो चार्ट आपको समझना है कि पहले ये जो प्रोजेक्ट है इसको हम ऐसे करेंगे, फिर उसके बाद इस प्रोजेक्ट में हाथ डालेंगे, फिर हम उसमें यहाँ पे ये चीज़ें करेंगे, यहाँ पे ये चीज़ करेंगे। इस चीज़ की कितनी क्लैरिटी है उनके प्रमोटर को या उनके मेन जो की होल्डर्स हैं उनको, ये आपको वहाँ से समझना है। चलिए इसके बाद आपको इसमें चेक करना है कम्पिटिटिव लैंडस्केप, मतलब मार्केट क्या है उस टाइप के एरिया में, मार्केट में कितने कंपटीटर अवेलेबल हैं। तो कंपटीट मार्केट कंपोजिशन को समझने के लिए यू हैव टू एनालाइज द कॉन्ट्रैक्टर्स पोजीशन, कि मार्केट में उनकी क्या पोजीशन है, क्या रेपुटेशन है, और जिस एरिया में वो बैठे हुए हैं उसमें कितने और कंपटीटर वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो उसके कंपटीशन को समझने के बाद आपको वहाँ के पोटेंशियल चैलेंजेस भी आपको देखने पड़ेंगे और उस चैलेंजेस में उनके लिए क्या एडवांटेज है ये भी आपको वहाँ से समझ के देखना पड़ेगा कि हमारे कस्टमर को वहाँ पे क्या बेनिफिट हो सकता है या नहीं हो सकता है। अगर मैं इसी में एग्जांपल दूं कि हमारे कस्टमर का जो मार्केट कंपटीशन है वो काफ़ी लो है, बिकॉज उस एरिया में कोई और सिविल कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, तो गवर्नमेंट या जो भी कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन का वहाँ पे काम देने आ रहे हैं, जो भी टेंडर निकलेंगे, तो 99% चांसेस हो जाते हैं कि वो उसी को मिले, बिकॉज वहाँ पे कंपटीशन है ही नहीं। या फिर हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट, हमारा जो कस्टमर है उसके साथ कुछ ऐसे ऐसे पार्टी एसोसिएशन है जो कि
ऑलरेडी इस बिजनेस में है या फिर उनके इंफ्रास्ट्रक्चर या कंस्ट्रक्शन लाइन में है, तो उनको काफ़ी सपोर्ट मिल जाता है। अब जैसे अगर मान लो उनका ऑलरेडी बिजनेस, उनके चाचा ताऊ या दोस्त यार का ऐसा बिजनेस है जो ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन लाइंस में है, तो वो उसको काफ़ी पोटेंशियल मिल सकता है वहाँ से। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करें सप्लायर एंड सब कॉन्ट्रैक्टर रिलेशनशिप। सो आपको ये भी देखना है कि जो हमारा कस्टमर है उसके कितने सप्लायर्स हैं। सप्लायर से बेसिकली मतलब है कि जो उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, जो उनको लेबर प्रोवाइड कर रहे हैं, जो उनको स्किल्ड लेबर प्रोवाइड कर रहे हैं, और जो रॉ मटेरियल लगना है, जैसे आपका ब्रिक हो गया, आयरन हो गया, ईंट हो गया, सीमेंट हो गया, जो बिल्डिंग मटेरियल जो होते हैं वो उससे कितने सप्लायर हैं, और उन सप्लायर के साथ क्या उनके रिलेशनशिप है। साथ ही साथ आपको देखना है कि सब कॉन्ट्रैक्टर कितने हैं। सब कॉन्ट्रैक्टर से मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे मान लो आपने एक कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, अब उसमें मेरे को लेबर चाहिए, तो लेबर को मैंने सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, किसी एक बंदे को बोल दिया भैया इस प्रोजेक्ट के लिए लेबर मैं तुम्हारे से लूंगा, तुम्हें लेबर अरेंज करके देनी है, तो ये आपने लेबर सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। तो इस टाइप के सब कॉन्ट्रैक्टर कितने हैं और कैसा उनके साथ रिलेशन है। उनके साथ अगर रिलेशन काफ़ी पुराने हैं, अच्छे हैं, तो फिर वो मार्केट के चैलेंजेस को अच्छे से मीट कर सकते हैं और उस चीज़ का उन्हें एडवांटेज भी मिल सकता है। तो इसमें आपको ये देखना है कि आपके जो डिलीवरेबल है वो आपके तभी पूरे होंगे जब आपके पास रिलेशनशिप मार्केट में अच्छे होंगे और सब कॉन्ट्रैक्टर अच्छे होंगे। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या वेरीफाई करना है। तो हम अपने मेन पॉइंट पे आ गए हैं कि जहाँ पे हम बात करते हैं। सारी बिजनेस तो हमने समझ लिया, बिजनेस मॉडल भी समझ लिया, उसके प्रोसेस को भी समझ लिया। अब आता है कि भैया पैसा कितना आ रहा है, फाइनेंशियल में कितनी अर्निंग है, क्या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। सब कुछ करने के बाद एंड ऑफ द डे हमें क्या देखना होता है? प्रॉफिटेबिलिटी। तो प्रॉफिटेबिलिटी का क्या रेशो है ये आपको वहाँ पे चेक करना है। और आपको ये देखना है कैन द बिजनेस डेमोस्ट्रेट प्रॉफिटेबिलिटी इन पास्ट। तो बेसिकली जो पास्ट में उन्होंने प्रोजेक्ट कंप्लीट किए थे, उन प्रोजेक्ट से उतना कितना प्रॉफिट उन्होंने अर्न किया है। फॉर एग्जांपल मान लो अगर कोई प्रोजेक्ट उन्होंने 20 करोड़ में कंप्लीट किया, उस 20 करोड़ के ऊपर उन्होंने कितनी कॉस्टिंग लगाई। उस कॉस्टिंग में फॉर एग्जांपल मान लो उन्होंने करीब 17 लाख रुपए की कॉस्टिंग लगा दी सब कुछ मिला के, तो 3 करोड़ का उन्होंने प्रॉफिट कमाया। तो ये प्रॉफिटेबिलिटी उनकी कितनी है, क्या प्रॉफिटेबिलिटी शेयरिंग है, और कितने टाइम पीरियड में उन्होंने ये अर्न किया है, ये सब चीज़ें प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर हमें चेक करना है। इसको चेक करने के लिए आप उनके ऑडिटेड फाइनेंशियल्स ले सकते हैं, टैक्स रिटर्न ले सकते हैं, जीएसटी रिटर्न ले सकते हैं, और पेमेंट को ट्रैक करने के लिए आप उनकी बैंक स्टेटमेंट भी ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको उसमें ये भी चेक करना है कि कैश फ्लो क्या है। कैश फ्लो से बेसिकली मतलब क्या है? जो पेमेंट माइलस्टोन था, पेमेंट माइलस्टोन के हिसाब से उनको कब कब पेमेंट आ रही है, और उन पेमेंट्स साइकिल से क्या वो अपने जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, जैसे रेंट हो गया, सैलरी एक्सपेंस हो गए, इन्वेंट्री एक्सपेंसेस हो गए, वो सब मीट कर पा रहे हैं नहीं मीट कर पा रहे हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को कैसे वो मीट कर पा रहे हैं, और वो टाइमली मीट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, ये सब आपको देखना है। ये सब देखने के लिए आपको वहाँ की बैंक स्टेटमेंट को देखने से आपको पता चल जाएगा कि जो आपका रेंट का टाइम था वो इस मंथ में किस डेट को गया था, अगले मंथ में किस डेट को गया। सैलरी जो है वो अगर 5 तारीख की डेट है तो नेक्स्ट मंथ में 5 तारीख को गई है या उसके कितने दिन बाद गई है। तो ये आप उसके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को पेमेंट करने के को देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये पता चल सकता है कि जो पेमेंट है वो किस टर्म्स में आ रही है उनके साथ। अब इसमें आपको देखना है डेब्ट टू इक्विटी रेशो। डेब्ट टू इक्विटी रेशो का मतलब है कि जो उनकी लोन लाइबिलिटीज हैं, लोन लाइबिलिटी मतलब आउटसाइड लोन लाइबिलिटी हो सकती है, वो बैंक से भी हो सकती है और मार्केट से भी हो सकती है। तो जो लोन लाइबिलिटी है वो उसको कितना मीट कर पा रहे हैं। तो इसमें जैसे बताया गया कि दिस रेशो कंपेयर्स द बिजनेस टोटल डेब्ट टू टोटल इनकम। ए लोअर रेशियो इंडिकेट्स ए लोअर रिस्क इन डिफॉल्ट ऑफ द लोन। अगर लोअर रेशियो है मतलब अगर हम ऐसा बोलते हैं कि भैया लोन उन्होंने सिर्फ 20 20 करोड़ का लिया हुआ है और उनके पास 100 करोड़ का इनकम आ रहा है, तो आपका जो रेशियो है वो सिर्फ अप्रोक्स 20% ही आ रहा है, तो लोअर रेशियो है ये आपका। और आपका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है काफ़ी कम है। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि आपकी जो लायबिलिटी है वो काफ़ी ही कम है, और जो आपका जो बोरोइंग है वो कहीं ना कहीं सेफ है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि उसके लोन पर्पस को भी आपको देखना है कि लोन पर्पस क्या है। लोन पर्पस में आपको देखना है कि जो फंड्स वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है उस फंड्स का यूटिलाइजेशन क्या होने वाला है। क्या वो कोई नए इक्विपमेंट खरीदने वाला है, क्या वो अपने स्पेस को रिनोवेट करने वाला है, या उसे एक्सपेंड करने वाला है, या कोई नई मशीनरी लाने वाला है। ये आपको उसे देखना है, और ये आपको उसके बिजनेस प्लान के हिसाब से आपको पता कर लेगा कि उसका बिजनेस प्लान क्या है। क्या वो नए कॉन्ट्रैक्ट को कोई कोई टेंडर निकलने वाला है उसके लिए पेमेंट मांग रहा है, या किसी
नए सप्लायर के साथ कॉन्टैक्ट करना चाहता है उसके लिए पेमेंट मांग रहा है, या कोई नई मशीनरी ऐड करना चाहता है उसके लिए पेमेंट मांग रहा है। तो ये आपको वहाँ अच्छे से एंड यूज ऑफ द फंड वेरीफाई करना है। तो चलिए ये हो गया। इसके बाद हमें इसमें और क्या देखना है, इसके बाद हमें जो मेन है उसमें आपकी रेगुलरिटी रिक्वायरमेंट्स हैं। कि रेगुलरिटी रिक्वायरमेंट्स में बेसिकली आपको ये देखना है कि जो लाइसेंस है, एप्लीकेबल लाइसेंस इस बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, जैसे आपके पास इंजीनियरिंग का लाइसेंस, इसमें डिग्री होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप टेक्निकल कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हैं तो आपके पास इंजीनियरिंग लाइसेंस होने चाहिए, आप खुद वेल क्वालिफाइड होने चाहिए, ठीक है। प्लस आपके पास जो डिप्लोमा इनमें चाहिए होते हैं इंजीनियरिंग, उसमें वो डिप्लोमा होने चाहिए। प्लस लोकल लॉज, अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत सारे लाइसेंसेस अप्रूवल्स की रिक्वायरमेंट करती है, जैसे फायर डिपार्टमेंट से अप्रूवल, ठीक है, एयर एयर डिपार्टमेंट से अप्रूवल, मतलब हाइट एंड डिस्टेंस का अप्रूवल। देन आपको उसमें जो लैंड है, लैंड यूटिलाइजेशन का अप्रूवल। देन आपको उसमें जो वहाँ के लोकल अथॉरिटी है, लोकल अथॉरिटीज है, वहाँ से आपको उसका लाइसेंस चाहिए होगा। तो जो भी बिल्डिंग बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है, वो लाइसेंस उनके पास अवेलेबल है या नहीं है। और प्लस आपके जो प्रमोटर्स हैं वो उस क्वालिफाइड, उस लेवल की क्वालिफिकेशन होल्ड करते हैं या नहीं है, ये आपको यहाँ पे लाइसेंस एंड रेगुलेटरी में देखना है। इसमें आपको उनकी सबकी लाइसेंस की कॉपी और उनकी क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट को भी सबमिट करना चाहिए, ताकि आप इसको वेरीफाई कर पाएँ। तो गाइस होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। और अगर आप, तो गाइस ये सारे पॉइंट्स हैं जिसमें आपको चेक करना होता है। इसके अलावा अगर आपको कुछ वेरीफाई करना है तो इसमें आपको ये देखना है कि जो आपके पास ओवरऑल कोलेट्रल, अगर आपका सिक्योर्ड लोन है तो वो जो कोलेट्रल आ रहा है उस कोलेट्रल में क्या स्ट्रेंथ है, और ओवरऑल केस में क्या डिविएशन है, और कैसा कैश फ्लो है, और कैसा कोलेट्रल आपके पास आ रहा है। उन सबको देखते हुए आपको उस ओवरऑल केस पे डिसीजन लेना है, और देखना है कि आपके लिए कि आपके बैंक की पॉलिसी के हिसाब से वो केस कितना फिट बैठ रहा है, और कितना ही वो सही जाने वाला है। अकॉर्डिंगली आपको उस पर डिसीजन लेना है कि आप उसे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो गाइस होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और इसमें अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता हो जो आपको लगे कि आपको और जानने की जरूरत है, या कुछ समझ नहीं आया हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ जी ये भी इसमें हम चेक कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज इस टाइप की वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। अप्रॉक्स 16 वीडियोस हैं अलग अलग प्रोफाइल के ऊपर, जो कि आपके अफोर्डेबल सेगमेंट से काफ़ी रिलेट करती हैं, और कई मिड मार्केट और प्राइम सेगमेंट के रिलेटेड भी हैं। तो आप इन वीडियोस को देख के काफ़ी इनपुट गेन कर सकते हैं। तो गाइस थैंक यू फॉर द डे। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।